भिखारिन बहू की अमीर सहेली। मधु सर पर लकड़ी की गठरियां लेकर घर लौट रही थी। वो सर से लेकर पांव तक पसीने से तर थी। तभी रिक्शे पर सवार निशा कहती है, ये तो मेरी सहेली मधु है। भैया जरा रिक्शा रोकना। मधु आजा। ये कहानी है दो सहेलियों मधु और निशा की। निशा अमीर घर की बेटी है, वहीं मधु एक गरीब घर की। मगर दोनों सहेलियों की दोस्ती में आज तक उनकी अमीरी गरीबी आड़े नहीं आई थी। मधु जल्दी से लकड़ी की गठरी रिक्शे के आगे रख कर बैठ जाती है। क्या बात है, आज तो रिक्शे पर। तेरी फटफटिया कहाँ है? क्या बताऊं, आज फिर से मेरी स्कूटी ने बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया। अब ऐसी चुभती जलती गर्मी में पैदल कौन चले, इसलिए रिक्शा ले लिया। अचानक मधु का घर आ जाता है। अच्छा, मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। निशा बड़े घर की बेटी थी। उसके घर में नौकर चाकर थे, इसलिए कि निशा हर्षवर्धन की इकलौती बेटी थी। वो नाजों से पली बढ़ी थी। वहीं मधु बिना माँ किए गरीब पिता की बेटी थी। लल्लू, जल्दी से मेरे कमरे में जूस लेकर आना। लाया बीबी जी। कुछ दिनों के बाद शुभम उस गांव में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आता है और मधु के घर आता है, जहां मधु बर्तन मांज रही होती है। सुनिए, आप मुझे बता सकती हैं कलेक्टर साहब का दफ्तर कहाँ है? आवाज सुनकर मधु अपने बाल झटक कर पता बताती है। जी, आगे से दाएं जाकर सामने ही दफ्तर है। मधु की सादगी देखकर शुभम उसे दिल दे बैठता है। शुभम के जाते ही निशा गाड़ी लेकर मधु के घर आती है। मधु, अरे ओ मधु, जल्दी बाहर आ। ले आ गई नई गाड़ी। हाँ चल, बाजार घूम कर आते हैं। बाजार आकर निशा अपने और मधु के लिए कपड़े खरीदती है और फिर दोनों खाना खाती है। तभी निशा की नजर शुभम पर जाती है। ये डैशिंग बंदा कौन है? जो भी हो, आई लाइक इट। अगले ही दिन शुभम मधु के घर रिश्ता लेकर आता है। मधु के पिता रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। तभी शुभम के जाते ही निशा वहां आकर कहती है, मधु, मुझे तुझे कुछ बताना है। मुझे भी तुझे कुछ कहना है, मगर तू बोल। मुझे शुभम से प्यार हो गया है। ये सुनकर मधु एकदम खामोश हो जाती है और मन ही मन घुटते हुए अपने हिस्से की खुशियां निशा पर न्यौछावर कर देती है। बड़े ही धूमधाम से निशा और शुभम की शादी हो जाती है। वहीं गरीबी के कारण मधु की शादी कमला के बेटे गजेंद्र से हो जाती है। शादी के बाद मधु की आंखों के आगे गजेंद्र की अंधाधुंध शराब पीने की लत का पता चलता है। गुलाबो, अरे ओ मेरी गुलाबो, खाना लेकर आएगी कि नहीं? ये लीजिए खाना। मधु डरते हुए खाना परोसती है। तभी खाने में प्याज रोटी देखकर गजेंद्र गुस्से से थाली पटकते हुए कहता है, छू छू छू, अरे लानत से तू जैसी लोगाई पर पति को प्याज रोटी खिला दी है। अजी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप कमाते धमाते तो हो नहीं, घर में जो था मैंने बना दिया। ये सुनकर गजेंद्र गुस्से में मधु को बहुत मारता है। वहीं कमला मधु को मार खाता देखकर बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे शेर, और मार। इसके गरीब बाप ने दहेज में खोटा सिक्का तो दिया नहीं, तब इतने तेवर दिखाती है। नहीं, मुझे मत मारो। उस गरीब लाचार बहू के लाख गिड़गिड़ाने पर भी गजेंद्र उसे बेल्ट से मारकर मधु के बदन को छल्ली छल्ली कर देता है। गुजरते वक्त के साथ मधु के लिए ये जातियां सहना और मार खाना रोज की बात बन चुकी थी। गुजरते वक्त के साथ मधु गर्भवती हो जाती है, मगर गजेंद्र ज्यादा पीने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठता है। गजेंद्र की मौत का इल्जाम कमला मधु पर लगाती है और उसे मार पीट कर घर से निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं गर्भवती हूँ। मुझ पर थोड़ा तो तरस खाइए। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? जा जाकर सड़कों पर भीख मांग या डूब कर मर जा। मधु आंखों में आंसू लिए रोते हुए अपने मायके आती है, जहां उसे अपने पिता के गुजर जाने की खबर मिलती है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि कर्ज के बदले सूदखोर लाला ने उसका घर अपने कब्जे में कर लिया है। हे भगवान, ये किस गलती की सजा मिल रही है मुझे? ससुराल से तो नाता टूट ही गया, मायके का घर आंगन भी नहीं रहा। मधु मन ही मन घुटते हुए चलते चलते एक फुटपाथ पर आकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। मधु दर दर की ठोकर खाते हुए भूख से बेहाल होकर सड़कों पर भीख मांगने लगती है। साहब, थोड़ा खाने को दे दो, 2 दिन की भूखी हूँ। मुझ गरीब गर्भवती पर थोड़ा तरस खाओ। ऐसे ही अब हर रोज वो भिखारिन बहू भीख मांगकर अपना पेट पालती थी और वहीं निशा अपने ससुराल में खुशियों भरी जिंदगी जी रही थी। निशा, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको बाबा, ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। मम्मी जी, आप भी आ जाइए। उसके बाद निशा अपनी सास सुमति और अपने पति शुभम को खाना परोसती है। सचमुच निशा बहू, तेरे आ जाने के बाद रसोई से मेरा तो रिश्ता ही नहीं रहा।
आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाया है मेरा शुभम। अच्छा मैं चलता हूँ। शुभम, डैडी की बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझे उनसे मिलाने ले चलोगे? ठीक है निशा, इस हफ्ते तो मैं काम में बिजी हूँ, अगले हफ्ते चलते हैं। ये कहकर शुभम दफ्तर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिस कारण सड़कें बंद हो जाती है और ट्रैफिक लगा देखकर मधु भीख मांगने लगती है। साहब, मुझ भिखारिन पर थोड़ा तरस खाइए, कुछ पैसे दे दीजिए। गाड़ियों में बैठे अमीर लोग उस गरीब भिखारिन बहू को भीख देते हैं, मगर लगातार बारिश में भीगने की वजह से मधु ठंड से कपकपाते हुए एक चाय की टपरी में चली जाती है। तभी शुभम कहता है, पता नहीं ये ट्रैफिक कब खुलेगा, तब तक एक काम करता हूँ, एक चाय पी लेता हूँ। शुभम चाय पीने वहां चला आता है जहां चाय वाला उस गरीब भिखारिन बहू को वहां से भगा रहा था। भैया, मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो, मेरे पास सर छुपाने को कोई ठिकाना नहीं, मुझे ठंड लग रही है, बरसात थमते ही चली जाऊंगी। तू जाती है कि नहीं? क्या बात है भाई साहब, तुम इस बेचारी को भगा क्यों रहे हो? अरे काहे की बेचारी साहब जी, बाजारू औरत है, सारा दिन सड़कों पर भीख मांगती है, कई महीनों से देख रहा हूँ। पता नहीं अपने पेट में किसका पाप लेकर घूम रही है, भिखारिन कहीं की। अपने चरित्र पर लांछन लगता देखकर मधु आंखों में आंसू लिए चादर से मुंह छिपाकर वहां से भाग जाती है। तभी ये देखकर कि वो भिखारिन कोई और नहीं बल्कि मधु है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो घर आकर निशा को सारी बात बताता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मधु को ऐसी हालत में देखूं। सच तो ये है निशा कि एक वक्त मधु मेरे दिल में थी, तुमसे शादी भी मैंने मधु के कहने पर ही की थी। ये सुनकर निशा फूट फूट कर रोती है और मधु को हर जगह ढूंढती है। तभी वो एक भिखारिन को अपनी गाड़ी के पास से बड़बड़ाता हुआ जाता देखती है। मुझे जल्दी से मंदिर पहुंचना होगा, आज मंगलवार है, मंदिर में बूंदी चढ़ाने बहुत से भक्त आएंगे। थोड़ी ही देर में मधु मंदिर की सीढ़ी पर बैठे भिखारियों के बीच बैठकर अपना फटा चिटा दामन फैलाकर भीख मांगने लगती है। कोई उसे फल देकर, तो कोई पैसे, तो कोई बूंदी देकर जाता है। मधु को भीख मांगता देखकर निशा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो वहां गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर कहती है, मधु, मेरी सहेली। मधु के हाथों से सब कुछ छूट जाता है और वो निशा के गले लगकर रोते हुए सब कुछ बताती है। निशा, मैं जानती थी तुम मुझे ढूंढ ही लेगी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। इतनी सी उम्र में तेरी इस गरीब सहेली ने सब कुछ सह लिया, दर दर की ठोकर खाई और हालातों ने मुझसे मेरा वजूद छीनकर मुझे भिखारिन बना दिया। तो तू मेरे पास क्यों नहीं आई? अपने हिस्से की खुशी तूने मेरी झोली में डालकर अपनी दोस्ती निभाई, और उस वक्त जब मेरी गरीब सहेली को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं कुछ न कर सकी। मेरे कारण तो भिखारिन की जिंदगी जी रही थी, मगर अब फर्ज निभाने की बारी तेरी सहेली की है। इसके बाद निशा अपनी गरीब भिखारिन सहेली को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद मधु एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अपने गुजरे अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। तारा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तभी उसकी माँ कावेरी कहती है, तारा बेटी, तू तैयार हो गई? इस दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है तू, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। माँ, आज मेरी शादी हो रही है, मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी, फिर आप अकेली पड़ जाओगी। मैं अकेली कहाँ हूँ, माँ दुर्गा है ना मेरे साथ। पता ही नहीं चला कब मेरी छोटी सी बेटी देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई और आज उसकी डोली उठने जा रही है। तारा बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी कितनी गहरी रची है। इस मेहंदी का गहरा रंग तो होना ही था, क्योंकि इसे मेरी माँ ने जो मुझे लगाया है। काश के पिताजी आज होते, उनके बिना कौन करेगा मेरा कन्यादान। माँ, पिताजी कैसे थे, बताओ ना। तारा का सवाल सुनकर कावेरी की आंखों के आगे बीते सालों की पहले की कड़वी यादें झांकने लगती हैं। ना रो मेरी बिटिया, चुप हो जा, पता नहीं ये कहाँ रह गए। अचानक गजेंद्र हाथों में शराब की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आता है। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अरे, तुमने आज फिर से शराब पी रखी है? हाँ, पिया मैंने। हाँ, शराब पिया मैंने, मगर अपने पैसों की, तेरे पैसों की नहीं, काली कलूटी कहीं की। अरे भैरव, तू बाहर क्यों खड़ा है? भीतर आ जा और ले जा इसे, आज से ये तेरी हुई। हाजी, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे, तेरा पति तुझे जुए और शराब में हार गया है, अब से तू मेरी रातों की रानी बनेगी। हाजी, कह दो कि ये झूठ है। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मत है जो तुझ जैसी काली कलूटी का खरीदार कोई मिल गया।
वैसे भी तू मेरे किसी काम की नहीं, और तेरे इस काले रंग से तो मुझे घिन आती है। तेरे साथ मैंने तेरी इस बेटी को भी बेच दिया है। ये सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो तारा को उठाकर गजेंद्र और भैरव को उस कमरे में बंद करके भाग जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और वो बचते बचाते माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर छिप जाती है। तभी रात के 10 बजते ही एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आती हैं। बेटी, मंदिर का द्वार बंद करने का समय हो चला है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अम्मा, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं और ना कोई मेरा ठिकाना है। अब मुझे ये जिंदगी बोझ लगने लगी है, मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा नहीं कहते बेटी, जिंदगी जीना उस मेहंदी से सीखो जो खुद पिसकर अपना रंग दूसरों की हथेलियों में छोड़ जाती है। यहाँ पास में ही मेरा घर है, तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ रह सकती हो। कावेरी अपनी बेटी को लेकर उस बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर आती है, जो कि फूस की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके आंगन में ढेर सारे मेहंदी के पौधे लगे होते हैं। कई दिन बीत जाते हैं मगर कावेरी अपने पति के हाथों बेचे जाने की बात भुला नहीं पाती। फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा उसे कहती हैं, बेटी, जरा मेरे हाथों पर तुम ये मेहंदी लगा दोगी? हाँ, क्यों नहीं अम्मा। कावेरी आंगन से मेहंदी तोड़कर सिलबट्टे पर पीसकर बड़े ही प्यार से बूढ़ी अम्मा की हथेलियों पर लगा देती है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बेटी, क्या बात है, मैं जब देखती हूँ तुम बड़ी उदास और खोई खोई सी रहती हो। अम्मा, आप तो खुद ही इतनी गरीब हैं। मैं नहीं चाहती कि उस उम्र में मैं या मेरी बेटी आप पर बोझ बने, और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ जो कोई मुझे काम देगा। अब बिना रोजगार के कैसे चलेगी रोजी रोटी? बेटी, इस बात का हल तो तुम्हारे हाथों में है। मेरा अपना कोई नहीं है, जो है अब तुम्हारा ही है। तुम इन मेहंदी को बेचो। पता है बूढ़ी अम्मा, जब जब मैं आपको देखती हूँ ना, मेरे दिल में ऐसा लगता है जैसे आपको माँ दुर्गा ने मेरे लिए भेजा है। बूढ़ी अम्मा के दिए विचार के साथ उस गरीब काली बहू को अपनी अंधेरी जिंदगी में रोशनी भरने की एक सुनहरी किरण नजर आती है, जिसके बाद वह उन मेहंदी के पत्तों को तोड़कर उन्हें सारा दिन चिलचिलाती कड़ी धूप में सिलबट्टे पर हाथों से पीसा करती और उन्हें पैकेट में भरकर गांव-गांव गर्मी में बेचने निकल जाती। मेहंदी ले लो, मेहंदी, रचनी मेहंदी, शुभ शगुन की मेहंदी। बहन, मेहंदी ले लो, 10 रुपए की पैकेट है। अरे वाह, इस मेहंदी की खुशबू तो बड़ी अच्छी है। एक काम करो, तुम मुझे 2 पैकेट मेहंदी दे दो। औरत कावेरी से 2 पैकेट मेहंदी खरीद लेती है, जिसके बाद कावेरी सारा दिन ऐसे ही धूप में घूम घूम कर सर पर मेहंदी की टोकरी लेकर मेहंदी बेचती है, जिससे कि शाम तक उसकी सारी मेहंदी बिक जाती है और अच्छी कमाई के साथ वो काली लाचार बहू घर लौट आती है। अरे कावेरी बिटिया, आ गई तू, बड़ी खुश है। लगता है तेरे सारे मेहंदी के पैकेट बिक गए। हाँ माँ दुर्गा की दया से मुझ गरीब की सारी मेहंदी बिक गई, और वो भी अच्छी आमदनी के साथ। इसके बाद गरीब कावेरी पैसों को गिनकर बूढ़ी अम्मा को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हुए कहती है, बूढ़ी अम्मा, ये मेरी कमाई का 10वां हिस्सा है, इसे आप रखो। मेरी हमेशा से दिली इच्छा थी कि जब कभी मैं अपने बलबूते पर कमाऊंगी तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा माँ दुर्गा को दूंगी, और इसीलिए कि आपको माँ दुर्गा ने मेरे लिए भेजा है, ये हिस्सा आपका है। बेटी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे तू अपने हाथों से मेहंदी लगा देना। गुजरते वक्त के साथ कावेरी के लिए बूढ़ी अम्मा और उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी बन गई। वहीं अब कावेरी की मेहंदी औरतों की पहली पसंद बन गई। कावेरी जब भी रोज मेहंदी बेचने जाया करती तो वह अपनी मेहंदी का सबसे पहला पैकेट माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण करती और फिर उसे बेचती। मेहंदी ले लो, मेहंदी, रचनी मेहंदी। अरे ओ मेहंदी वाली, आओ आओ, मैं कब से तुम्हारी बाट जो रही थी। मुझे जल्दी से 50 पैकेट मेहंदी दे दो। वो क्या है, शादी ब्याह का घर, बिना मेहंदी के पूरा कहाँ होता है। जी ये लीजिए बहन जी, आपकी 50 पैकेट मेहंदी। धीरे धीरे कावेरी की मेहंदी की खासियत के कारण बड़े बड़े दुकानदार भी उस गरीब काली बहू से उसकी मेहंदी खरीदने लगे और कावेरी की हालत संभलने लगी। उसका पूरा ध्यान अपनी मेहंदी के कारोबार और बूढ़ी अम्मा और अपनी बच्ची पर बटा रहता। मैं माँ दुर्गा के मंदिर जा रही हूँ, आप भी चलिए। मंदिर में आकर कावेरी खुशी के आंसू बहाती हुई कहती है, माँ दुर्गा, ये आपकी दया है जो आज मैं गरीब मेहंदी वाली किसी पहचान की मोहताज नहीं हूँ। आपने जो मुझ गरीब लाचार की जिंदगी को खुशियों से भरा है, मैं उसका कर्ज तो नहीं उतार सकती, मगर अपनी इस गरीब भक्त का ये भेंट स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर कावेरी आंसू बहाते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति को मेहंदी लगाती है। जैसे जैसे वह माँ दुर्गा की मूर्ति को मेहंदी लगाती है, उस मेहंदी की छवि छाप बूढ़ी अम्मा के हाथों में उतर जाता है, जिसे देखकर कावेरी बहुत ही हैरान होती है। बूढ़ी अम्मा के हाथों में ठीक वैसी ही मेहंदी लगी है जैसे कि मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति की हथेलियों में रचाई थी।
क्या हुआ बेटी, तुम कुछ सोच रही हो क्या? कुछ नहीं अम्मा, चलो घर चलते हैं। कावेरी सारी रात बूढ़ी अम्मा को देखती रहती है। कहीं बूढ़ी अम्मा माँ दुर्गा तो नहीं? अम्मा के चेहरे पर एक गहरी चमक छाई रहती है, एकदम माँ दुर्गा के जैसे। ऐसा सोचते हुए कावेरी सो जाती है। तभी आधी रात आंगन में लगी मेहंदी के पौधों में हो रही खटपट से उसकी आंख खुल जाती है। ये इतनी रात को आंगन में कौन हो सकता है? तभी कावेरी देखती है कि बूढ़ी अम्मा गायब हैं और उसकी नजर घर की जमीन पर पड़े लाल रंग के पैरों के निशान पर पड़ती है, जिसके पीछे पीछे चलते हुए वो आंगन में लगे मेहंदी के पौधों के पास आती है, जहां लंबे काले घने बाल और सर से पांव तक लाल रंग के जोड़े में माँ दुर्गा मेहंदी के पौधों की देखरेख कर रही होती हैं। जिसे देखकर कावेरी घुटनों पर बैठकर कहती है, मैं जानती थी कि आप और कोई नहीं बल्कि माँ दुर्गा ही हैं। इसका मतलब इतने दिनों से मैं माँ दुर्गा को मेहंदी लगा रही थी। कावेरी, जब उस रात मंदिर में मेरी मूर्ति के पास बैठकर तुमने मुझे पुकारा था तो मुझे आना ही पड़ा, मगर अब मुझे जाना होगा। ये कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती हैं और कावेरी ऐसे ही लगातार मेहंदी बेचती है। और सालों बाद उसकी बेटी तारा बड़ी हो जाती है और उसकी शादी का दिन भी आ जाता है। माँ, तो क्या उस दिन के बाद माँ दुर्गा आपसे मिलने फिर कभी क्यों नहीं आई? क्योंकि ये दुनिया लाखों करोड़ों कावेरी जैसी दुखियारिन औरतों से भरी हुई है, जिन्हें माँ दुर्गा की जरूरत है। अब चलो, बारात आ चुकी है। इसके बाद कावेरी बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी तारा की शादी कर देती है और कावेरी हर दिन अपनी गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करके माँ दुर्गा को अपनी भली जिंदगी के खातिर शुक्रगुजार करती है।